नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस क्लास में स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ाने के लिए वो है प्रत्यर्पण, एक्सट्राडिशन। प्रत्यर्पण का नाम हमने बहुत सी बार सुना होगा, लेकिन वास्तव में प्रत्यर्पण क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में ये जो प्रश्न आता है वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रत्यर्पण के संबंध में। तो हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण क्या है, प्रत्यर्पण का अर्थ क्या है, प्रत्यर्पण की आवश्यक दिशाएं क्या है, आदि हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यर्पण के सिद्धांत का आधार क्या है। प्रत्यर्पण के सिद्धांत का आधार क्या है? बाह्य प्रादेशिकता के सिद्धांत के अपवाद को छोड़कर सामान्यतः राज्य अपने प्रदेश के अंदर ही अपने नागरिकों पर क्षेत्राधिकार रखता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि एक व्यक्ति अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है। ऐसी दशा में संबंधित देश उस पर क्षेत्राधिकार रखने तथा दंडित करने में अपने को असहाय पाता है। ये परिस्थिति शांति तथा व्यवस्था के लिए घातक है। ऐसी परिस्थिति में शांति तथा व्यवस्था तभी रखी जा सकती है जब उस विषय में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। इस प्रकार अपराधियों को दंड देने की सामाजिक आवश्यकता को दूर करने के लिए प्रत्यर्पण का सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रत्यर्पण अधिकतर बहुपक्षीय संधियों पर आधारित होते हैं। तो प्रत्यर्पण का सिद्धांत है वो इस बात पर आधारित है कि सामान्यतः हम देखा जाए कि किसी भी राज्य का जो अधिकार है वो अपने नागरिकों पर ही रहता है। किसी अन्य देश के नागरिकों पर उसका अधिकार नहीं रहता है। लेकिन जब कोई किसी देश का नागरिक कोई अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है तो वहाँ पर जहाँ से वो भागा है उस देश का भी अधिकार होता है उस पर, और एक तरीके से सामाजिक अपराध को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्यर्पण जरूरी है। हाल ही में हमने विजय माल्या, मेहुल चोकसी आदि के उदाहरण देखे। दाऊद इब्राहिम तो काफ़ी समय से फरार चल ही रहा है, तो और इससे पहले हमने छोटा राजन को प्रत्यर्पण के तहत लेके आए। तो ये दोनों ही सभी परिस्थितियाँ बताती है कि अपराधी को लौटाना है या नहीं लौटाना है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है। ओपेनहाइम महोदय के अनुसार अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है उस देश द्वारा जहाँ वह उस समय है लौटा देना प्रत्यर्पण है। It is the surrender of a person accused or convicted of a crime by the state in the territory of which he has taken refuge to the state in whose territory the crime has been committed or which has convicted him of a crime। अर्थात
जहाँ पर अपराध किया गया है या अभियुक्त है, या जहाँ पर वो अभियुक्त है, उस देश को लौटाने का वाली स्थिति है जिस देश में अभी वो छिपकर या भागकर चला गया है। विधि शास्त्री ग्रोशियस महोदय के अनुसार प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि या तो अपराध करने वाले व्यक्तियों को स्वयं दंड दे या उसे ऐसे राज्य को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। परंतु व्यवहार में राज्य इस प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यतः द्विपक्षीय संधियों पर आधारित होते हैं। सिद्धांत रूप में राज्य किसी विदेशी नागरिक को शरण देना अपना अधिकार समझते हैं। प्रोफेसर ओपेनहाइम ने उचित बताया है कि राज्यों ने सदैव विदेशियों को शरण देना अपना अधिकार समझा है। अतः प्रत्यर्पण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथाओं संबंधी कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है जिनके द्वारा राज्यों पर प्रत्यर्पण का उत्तरदायित्व हो। प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दशाएं, जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यतः राष्ट्रों के बीच संधियों पर आधारित है। न्यायालय ने प्रत्यर्पण के विषय में कुछ सामान्य नियम स्थापित किए हैं। वो निम्नानुसार है। प्रत्यर्पण के लिए प्रथम नियम यह है कि प्राय सभी राष्ट्र इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। परंतु राजनीतिक अपराध क्या है, इस विषय में अत्यधिक मतभेद है। सैनिक अपराध पर प्रत्यर्पण नहीं किया जाता। इसी प्रकार धार्मिक अपराध पर भी प्रत्यर्पण के अंतर्गत नहीं आते। किसी अपराध का प्रत्यर्पण किसी अपराध विशेष के लिए होता है और वह देश उस अपराधी के विरुद्ध वही मुकदमा चला सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र वर्सेस रोशेर इस विशेषता का नियम कहते हैं द रूल ऑफ स्पेशलिटी, यानी कि किसी अपराध का प्रत्यर्पण किसी अपराध के लिए होता है और वह देश उस अपराध के विरुद्ध वही मुकदमा चला सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण होता है वह अपराध दोनों संबंधित देशों, प्रत्यर्पण करने वाला तथा प्रत्यर्पण मांगने वाला में अपराध घोषित होना चाहिए। इसे दोहरी आपराधिकता का नियम भी कहते हैं, डबल क्रिमिनलिटी का नियम भी कहते हैं। यानी कि प्रत्यर्पण करने वाला और प्रत्यर्पण मांगने वाला दोनों देशों में वो अपराध होना चाहिए। प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। दूसरे शब्दों में अपराध ऐसा होना चाहिए कि प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसिया से अपराध मालूम पड़े। प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रार्थना आवश्यक है तथा अन्य औपचारिकताएं भी पूरी होनी चाहिए। प्रत्यर्पण संधि में लिखित सभी शर्तों तथा नियमों का पालन अपराधी के प्रत्यर्पण के पहले तक बहुधा किया जाता है। इस विषय में सावरकरवाद 1911 उल्लेखनीय है। सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें एक जलियान द्वारा भारत लाया जा रहा था, जिससे उनके विरुद्ध देशद्रोह तथा अपराध को प्रोत्साहन देने आदि के लिए मुकदमा चलाया जा सके। जब जहाज मर्सिलीज के बंदरगाह में था तब सावरकर
निकल भागे, परंतु बाद में फ्रांस की पुलिस द्वारा पकड़े गए। परंतु फ्रांस के जलियान के कप्तान ने उन्हें ब्रिटिश जलियान के कप्तान को इस भ्रम में सुपुर्द कर दिया था कि यह उनका कर्तव्य था। बाद में फ्रांस की सरकार ने ब्रिटिश सरकार से सावरकर को लौटाए जाने के लिए इस आधार पर कहा कि उन्हें प्रत्यर्पण संबंधी नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ। इस मामले को हेग के विवाचक न्यायालय को सौंप दिया गया। न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के ऊपर कोई ऐसा दायित्व नहीं लाती जिसके द्वारा उपयुक्त आधार पर अपराधियों को लौटाया जा सके। विधि शास्त्रियों ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार न्यायालय को निर्णय न्याय संगत नहीं था। जब किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण होता है कि उसने किसी विदेशी देश में अपराध किया है तथा संबंधित विदेशी देश उसके प्रत्यर्पण की मांग करता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि अपराध के समय अभियुक्त उस विदेशी देश में उपस्थित हो। सामान्यतया राज्य अपने नागरिकों का प्रत्यर्पण करना स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यर्पण आमतौर से द्विपक्षीय संधि पर आधारित होता है। राजनीतिक अपराधियों को प्रत्यर्पण न करने का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रत्यर्पण के विषय में एक प्रसिद्ध नियम है कि राजनीतिक अपराधियों के विषय में प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार अधिकतर राज्य ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर देते हैं जिन्होंने अपराध राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए हैं। प्रत्यर्पण करने का इनकार कर देते हैं, परंतु राजनीतिक अपराधियों के कानून को लागू करने में न्यायालय को सदैव कठिनाई रही है। राजनीतिक अपराधियों के विषय में प्रत्यर्पण न करने का प्रारंभ 1789 के फ्रांस की क्रांति से आरंभ हुआ। बाद में अन्य देशों ने भी राजनीतिक अपराधियों के प्रत्यर्पण न करने के संबंध में अपने स्वीकृति प्रदान की। राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण न करने का सिद्धांत वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में स्वीकार करते हैं, परंतु इस सिद्धांत को लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है और सबसे बड़ी कठिनाई है राजनीतिक अपराधी की परिभाषा। रीम्यूनिर के बाद में राजनीतिक अपराध के बारे में क्या है ये उल्लेख किया गया है। इस वाद में अभियुक्त एक अराजकतावादी था तथा उसने पेरिस के एक कैफे तथा कुछ बैरकों में 2 विस्फोट किए थे। अपराध करने के पश्चात वह भागकर इंग्लैंड चला गया। फ्रांस ने इंग्लैंड से उक्त अभियुक्त के प्रत्यर्पण की मांग की। चूँकि राजनीतिक अपराधों वाले अभियुक्त का प्रत्यर्पण नहीं होता, अतः अभियुक्त ने तर्क किया कि अपराध राजनीतिक है। इस वाद में स्मरणीय है कि अभियुक्त किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखता था, वह एक अराजकतावादी था तथा हर प्रकार की सरकार का विरोध था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त का अपराध राजनीतिक नहीं था तथा प्रत्यर्पण के आदेश दिया। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि राज्य किसी अपराध को राजनीतिक तभी कहा जा सकता है जब राज्य में 2 या अधिक राजनीतिक दल हो और प्रत्येक दल अपनी अपनी सरकार बनाना चाहते हो तथा इसी उद्देश्य से अपराध किया गया हो।
अब हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण संबंधी मुख्य केस लो या वाद क्या है। पहला वाद है सावरकर केस। सावरकर वाद के तथ्य था उसका निर्णय प्रत्यर्पण से संबंधित है। इस वाद में हेग निर्वाचन न्यायालय ने यह नियम प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी राज्य का ये उत्तरदायित्व नहीं है कि वह अपराधियों को इस आधार पर वापस करे कि उस प्रत्यर्पण संबंधी नियमों को ठीक प्रकार से पालन करने के पूर्व दे दिया गया था। विधिशास्त्रियों के अनुसार यह मत उचित नहीं था तथा फ्रांस की सरकार का तर्क अधिक न्याय संगत था। रामबाबू सक्सेना वर्सेस स्टेट। यह वाद भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1903 के अनुच्छेद 7 से संबंधित है। रामबाबू सक्सेना जो पहले उत्तर प्रदेश सर्विस में थे, प्रतिनियुक्ति पर टोंक राज्य भेजे गए। टोंक स्वतंत्र राज्य था तथा ब्रिटिश सरकार से उनके साथ 1969 की एक संधि थी जिसके अनुसार कुछ अपराधियों के मामले में दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए बाध्य थे। रामबाबू सक्सेना अपनी प्रतिनियुक्ति के बाद भारत वापस आकर नैनीताल में रहने लगे। टोंक राज्य में उनके धोखाधड़ी उद्यापन के लिए प्रत्यर्पण की मांग की। रामबाबू सक्सेना ने अपने पक्ष में कहा कि ब्रिटिश सरकार तथा टोंक राज्य की संधि में उन अपराधों का वाला नहीं है जिनके लिए उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है। अतः प्रत्यर्पण अधिनियम 1903 में वह अपराध प्रत्यर्पण करने वाला नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य की समाप्ति के बाद उससे पहले की संधियां समाप्त हो जाती है अतः 1969 की संधि लागू नहीं की जा सकती, परंतु अधिनियम 1903 के अनुच्छेद 7 को विधिपूर्वक लागू किया गया। इसके लिए न्यायालय ने प्रार्थी के विरुद्ध अपना निर्णय दिया। LTTE के प्रधान बी प्रभाकरण के प्रत्यर्पण का मामला। LTTE के प्रधान वी प्रभाकरण राजीव गांधी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त थे। अतः भारत सरकार ने LTTE संस्था की अपने देश की निषिद्ध संस्था घोषित कर दिया। श्रीलंका सरकार से प्रभाकरण एवं गुप्तचर सेवा के प्रधान पोर्ट अम्बाने के भारत को प्रत्यर्पण किए जाने की प्रार्थना की। मार्च 1995 में LTTE के प्रवक्ता ने व्यक्त रूप से राजीव गांधी की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार की तथा श्रीलंका की राष्ट्रपति कुमारतुंगा को धमकी दी थी उन्होंने तमिल लोगों की हत्या में अपने हाथ रंगे तो उन्हें भी राजीव गांधी की तरह समाप्त कर दिया जाएगा। नदीम प्रत्यर्पणवाद 1997। 1997 में फिल्म निर्माता तथा सुपर कैसेट कंपनी के स्वामी गुलशन कुमार की हत्या के एक प्रमुख अभियुक्त विख्यात संगीतकार नदीम की हत्या के समय लंदन में थे। भारत सरकार ने नदीम के प्रत्यर्पण हेतु लंदन में वाद किया, परंतु पुलिस अधिकारियों के सम्मुख आत्मसमर्पण करने के बजाय नदीम ने प्रत्यर्पण के विरोध का निश्चय किया। लंदन न्यायालय ने नदीम के पक्ष में निर्णय देते हुए भारत की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। भारत ने इस निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की। न्यायालय ने दिसंबर 2000 में भारत की अपील को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार नदीम ने अपना प्रत्यर्पण रुकाने में सफल हो गए, परंतु अब उनका भारत आना और भी कठिन हो गया तथा उन्हें वहाँ यहाँ कहीं अन्य आश्रय पर ढूंढना होगा। क्वाट्रोची प्रत्यर्पण मामला। बोफोर्स दलाली घपले में एक मुख्य आरोपी इटली का मूल निवासी क्वाट्रोची इस समय मलेशिया में रहता है।
भारत ने मलेशिया से प्रार्थना की थी कि वह उसका प्रत्यर्पण कर दे, जिससे उसके विरुद्ध भारत में मुकदमा चलाया जा सके। मलेशिया के निम्न न्यायालय ने प्रत्यर्पण को अस्वीकार करके कार्टेची को मुक्त कर दिया। भारत ने इसके विरुद्ध वहाँ के उच्च न्यायालय में अपील की। भारत में वहाँ बहस हेतु कुछ एडवोकेट नियुक्त किए तथा उच्च न्यायालय में उनके द्वारा बहस आदि के हेतु वहाँ के अटॉर्नी जनरल से अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु उच्च न्यायालय ने भारत के वकीलों को अनुमति नहीं दी। इस प्रकार क्वार्टरोची का प्रत्यर्पण कठिन हो गया, क्योंकि मलेशिया के साथ भारत का कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं थी। तत्पश्चात वाद को आगे बढ़ाते के प्रयोजन से 2 सदस्यीय सीबीआई दल का मलेशिया के वकीलों को सहायता भेजा गया, परंतु बाद में मई 2004 के द्वितीय सप्ताह में उनके कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही भारत सरकार द्वारा वापस बुला लिया गया। अबू सलेम एवं मोनिका बेदी का प्रत्यर्पण। अबू सलेम 1993 में मुंबई धमाकों को एक प्रमुख अपराधी था तथा पुलिस को उसकी बहुत समय से तलाश थी। वह पुर्तगाल में रह रहा था, तब भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना की। पुर्तगाल में लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय ने 2005 के अंतिम सप्ताह के निर्णय दिया गया कि अबू सलेम का प्रत्यर्पण भारत को किया जा सकता है। तत्पश्चात अबू सलेम का प्रत्यर्पण भारत को कर दिया गया तथा भारत में उसके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है। उसकी तथाकथित पत्नी मोनिका बेदी भी प्रत्यर्पण करा के भारत लाया गया। उसके पश्चात उसके विरुद्ध फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का मुकदमा चलाया गया, परंतु मोनिका बेदी के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ अतः उसे अगस्त 2007 में बरी कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यर्पण एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रचलित है, लेकिन ये बाध्यकारी रूप से प्रचलित नहीं है। प्रत्यर्पण उन्हीं देशों के बीच संभव है जिनके बीच प्रत्यर्पण संधि हुई है, और राजनीतिक अपराध और धार्मिक अपराध, इन लोगों को छूट मिली हुई है कि इन लोगों को प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि प्रत्यर्पण के लिए जिस अपराध के लिए आप अपराधी को बुला रहे हैं वो दोनों देशों के बीच में अपराध होना चाहिए। धन्यवाद।